आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात तब की है जब एक बार मेरे बड़े भैया काम से छुट्टी लेकर हमारे गांव आए थे। मेरे बड़े भैया जिनका नाम अजमल था, उन दिनों वो मालगाड़ी के गार्ड के तौर पर रेलवे में काम किया करते थे। मगर इस बार पता नहीं क्यों भैया जब इस बार गांव आए तब वो काफी बदले बदले से मालूम पड़ रहे थे। खैर एक शाम जब मैं और भैया घर पर थे तो बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। क्योंकि मौसम बरसात का ही चल रहा था तो ऐसे में बारिश लाजमी था। बारिश के साथ ही साथ हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। लिहाजा मैं सोफे पर से उठकर एकाएक घर की खिड़कियों को बंद करने लगा। अभी मैं दरवाजे के बगल में लगी खिड़की के पास पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरे दो दोस्त विनोद और साकिब छाता लेकर मेरे घर की ओर ही आ रहे हैं। मैं समझ गया कि वो लोग मेरे घर क्यों आ रहे हैं। खैर मैंने उन दोनों के लिए पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों घर के अंदर आए और तभी विनोद ने छाता जमीन पर रखते हुए कहा, तुझे कैसे पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं? इस पर मैंने जवाब दिया, मुझे सब पता चल जाता है, आओ बैठो। फिर वो दोनों अंदर आए और सीधे भैया के पास जाकर बैठ गए। मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया। तभी साकिब ने भैया से कहा, भैया आज कोई कहानी हो जाए, मौसम के साथ आज आपकी कहानी बहुत जमेगी। इस पर भैया बोले, कहानी तो नहीं पर एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, सुनो। इतना बोलकर भैया ने कहानी बताना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले ही जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करके तो दूर, उस घटना का जिक्र करने पर भी मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं जिस मालगाड़ी का गार्ड था, उस दिन उस मालगाड़ी को हमें जलपाईगुड़ी ले जाना था। पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले मालगाड़ी का गार्ड होना ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसेंजर ट्रेन अगर बहुत देर के लिए भी किसी वीरान जगह पर रुक जाए तो गार्ड के लिए डरने जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में गार्ड अकेला नहीं होता है। पर वहीं अगर कोई मालगाड़ी वीरान जगह पर रुक जाए तो गार्ड की हालत भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है, खासकर रात के अंधेरे में। हालांकि भूत प्रेतों का डर बहुत कम लोगों को ही होता है, खासकर चोर डकैतों का डर होता है जो ऐसी वीरान जगहों पर मौका पाकर कोयला चोरी करने के लिए मालगाड़ी पर हमला कर देते हैं। खैर मालगाड़ी निकलने के आधा घंटा पहले ही मैं स्टेशन पहुंच गया। सारी तैयारी हो जाने के बाद ठीक रात के 8:30 बजे मालगाड़ी जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गई। मौसम तब भी बरसात का ही चल रहा था। बूंदाबांदी बारिश और बीच बीच में गरजते बादल माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। मैं चुपचाप अपने कैबिन में बैठा हुआ था। रात के उस काले अंधेरे में बारिश और हवा को चीरती हुई मालगाड़ी आगे बढ़े जा रही थी। अब मुझे मालगाड़ी में बैठे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कैबिन से बाहर निकलकर थोड़ी देर हवा खाई जाए। ये सोचकर मैं अपने कैबिन से बाहर निकला तो मालगाड़ी पूरी रफ्तार में चले जा रही थी और बारिश भी अब तक बंद हो चुकी थी। लिहाजा मैं वहीं खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने लगा। अभी मैं ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले ही रहा था कि तभी अचानक ही मालगाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। मैंने जब झांक कर सामने देखा तो सिग्नल रेड हो चुका था।
मालगाड़ी जिस जगह पर रुकी हुई थी वो एक जंगली इलाका था, और वहाँ तो क्या, दूर दूर तक अभी सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहाँ दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। जंगल से तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें मुझे लगातार सुनाई दे रही थीं। कुल मिलाकर माहौल निहायती डरावना था। खैर, कुछ देर के बाद हमें आगे जाने का इशारा मिला, यानी सिग्नल ग्रीन हो गया, जिसके बाद फिर एक बार मालगाड़ी चलने लगी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। आसमान काले बादलों से अभी भी ढका हुआ था। कुछ ही देर में मालगाड़ी ने वापस से रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ ही मैं फिर अपने केबिन के अंदर चला गया। अमूमन मैं अपना सफ़र ऐसे अंदर बाहर करके ही पार किया करता था। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, वैसे वैसे पता नहीं क्यों ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि तब मौसम ठंड का नहीं बल्कि बरसात का चल रहा था। खैर, शायद बारिश की वजह से ठंड लग रही होगी। ये सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। अभी मुझे अपने केबिन में बैठे हुए कुछ वक्त बीता ही था कि तभी फिर एक बार मालगाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। मैं केबिन से बाहर निकला और जब सामने झांक कर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सिग्नल ग्रीन था। तो फिर मालगाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे क्यों कम हो रही है? मालगाड़ी धीरे धीरे एकदम रुक गई। अभी मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे वॉकी टॉकी पर लोको पायलट की आवाज़ आई। अजमल जी, जरा देखिए तो क्या बात है, ट्रेन क्यों रुक गई? इस पर मैंने कहा, जी अभी देखता हूँ। इतना बोलकर मैं मालगाड़ी से नीचे उतरा और पीछे से डिब्बों की जांच करते हुए आगे चलने लगा। मेरे एक हाथ में बैटरी टॉर्च और दूसरे हाथ में वॉकी टॉकी था। डिब्बों की जांच करते वक्त मैं खासकर एयर पाइप पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि अक्सर किसी डिब्बे का एयर पाइप फट जाने की वजह से मालगाड़ी रुक जाती है। वो इलाका जहां मालगाड़ी रुकी हुई थी वो भी एक जंगली इलाका ही था। आसपास बहुत घना जंगल था, जहां से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। डिब्बों की जांच करते करते जब मैं मालगाड़ी के बीच वाले पोजीशन पर पहुंचा और तभी जब एक डिब्बे की जांच करने के लिए मैं नीचे झुका तो पाया कि पटरियों पर किसी औरत की साड़ी और खून से सने 2 हाथ पड़े हुए हैं। ये देखकर ही मैं समझ गया कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने वॉकी टॉकी को अपने मुंह के पास लाया और लोको पायलट से बोला, यहाँ पर कोई ट्रेन के चपेट में आ गया है, कोई औरत है। इस पर उधर से आवाज़ आई, अच्छा ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। मैं वहीं पर खड़े खड़े उधर से किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि ऐसे एक्सीडेंट वाले केस मैं देखता ही रहता हूँ, मगर पता नहीं क्यों उस लाश को देखकर मुझे डर सा लग रहा था। वो दोनों कटे हुए हाथ मेरे से कुछ ही दूरी पर पड़े थे। साथ ही मुझे ये सोचकर भी डर लग रहा था कि कहीं इस लाश के चलते कोई जंगली जानवर मुझ पर ना हमला कर दे। मगर मैं उस लाश को छोड़कर वहाँ से जा भी नहीं सकता था, क्योंकि काम से गद्दारी करना मेरे उसूलों के खिलाफ था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े किसी के आने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी सामने की ओर से मुझे कोई शख्स टॉर्च लेकर आता हुआ दिखा। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि वो लोको पायलट का सहकर्मी नरेश है। नरेश चलते हुए अभी मेरी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही
किसी ने नरेश का पैर पकड़कर मालगाड़ी के नीचे खींच लिया। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। नरेश ट्रेन के नीचे से लगातार चीखे जा रहा था। मैं झट से नीचे झुका और जब टॉर्च मारकर नरेश की ओर देखा तो मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मेरी सांसें बिना भागे ही उखड़ने लगी थीं, क्योंकि नरेश के ठीक पीछे एक औरत बैठी हुई थी और वो नरेश के एक पैर को अपने पैने दांतों से चबाई जा रही थी। उस औरत की शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी और जगह जगह से उसका पूरा शरीर कटा फटा था। बहुत सोचने के बाद भी कोई उपाय ना मिलने पर मैं नरेश के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा, मगर उस औरत ने नरेश को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि मैं उसे अपनी ओर खींचना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहा था। मगर तभी मुझे याद आया कि मेरे गले में दरगाह से लाया हुआ एक ताबीज है। ये सोचकर मैंने फटाफट अपना ताबीज खोला और उस ताबीज को अपने गले से निकालकर नरेश के हाथ पर बांध दिया। नरेश के हाथ में ताबीज बांधते ही उस औरत ने उसे एकदम से छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद सबको बुलाया गया। उस रात तो हमारी जान बच गई, मगर नरेश का एक पैर पूरा खराब हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।